दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल जिसको बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर मिल चुके हैं, उनके साथ में 50-50% के जॉइंट वेंचर्स बना के इन्होंने बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए ऑलरेडी, और बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पे काफ़ी समय से इंतज़ार था जियो के नए आईपीओ का, उसको लेकर भी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जियो फाइनेंशियल में कल जो गिरावट हुई उसके पीछे की वजह को समझेंगे। वैसे तो जियो फाइनेंशियल का जो स्टॉक है वो काफ़ी शानदार लग रहा है और ब्रोकरेज हाउस भी बहुत बुलिश है। रिजल्ट के बाद क्या संभावना बन रही है कि क्वार्टर फोर कैसा रहा उसको भी समझना चाहिए, और ब्रोकरेज हाउस की राय क्या है स्टॉक को लेकर, और बड़े फंड हाउस एफआईडीआई का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 247 पर आप देख सकते हो क्लोजिंग थी कल की, जहाँ पे 1.41% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि क्लोजिंग जो है 57 के आसपास थी और 250 पर शुरुआत हुई कमजोरी के साथ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि बाजार में ही भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और नतीजा ये है कि गिरते हुए 243 पर आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में लगातार फिर गिरावट शुरू हुई है। उससे पहले भी बाजार गिरा था लेकिन एक दिन रिकवरी देखने को मिली। फिलहाल बाजार लंबी तेजी के लिए तैयार है और इसके पीछे वजह ग्लोबल रीजन जो भी इस समय बाजार के फेवर में नहीं है। हमारा इंडियन रुपी जो लगातार कमज़ोर हो रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है जिसकी वजह से एफआई का पैसा बाजार से निकल रहा है और इसी वजह से बाजार कमज़ोर है। फिलहाल 223 का 52 वीक का लो बना हुआ है। स्टॉक फिलहाल उस लेवल से 20 रुपये ऊपर है, लेकिन जो हाई है वो काफ़ी ऊपर है 338 का, जिससे अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे है। फिलहाल मार्केट कैप 1.57 लाख करोड़ के आसपास है इसका, लेकिन पी रेशो बहुत हाई है, वो है 100 का। दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में अगर देखेंगे तो इसका पी रेशो आपको काफ़ी हाई दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कार्लाइल अमरचंद मंगलदास जो है जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस शुरू हो रहा है नया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अलाइज यूरोप के साथ, उसको लेकर अब वो सारे के सारे अप्रूवल को लेकर अब वो उनको लीगल एडवाइस यहाँ पे देंगे किस तरह से ये सारे प्रपोज कंप्लीट करने, क्या जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है किस तरह से कंप्लीट करने। इसके लिए कार्लाइल अमरचंद मंगलदास को इन्होंने अपॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे देखो कि कार्लाइल अमरचंद मंगलदास मतलब CAM यहाँ पे लीगल काउंसिल के तौर पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के लिए सेवाएं देंगे। तो ये बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ है जिसमें अलाइज ग्रुप है जिसकी सब्सिडीज कंपनी अलाइज यूरोप बीवी, और इसमें 50-50% की जॉइंट वेंचर्स है रिलायंस जियो फाइनेंशियल की और इसकी। तो डोमेस्टिक जनरल इंश्योरेंस के लिए जॉइंट वेंचर्स बनाया गया। अब कंपनी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में भी आगे बढ़ेगी। तो इंश्योरेंस बिजनेस बहुत बड़ा है इसमें, जिसमें कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का भी सेगमेंट शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी रेगुलेटरी अप्रूवल अभी लेने बाकी है और इसके लिए ये काम करेंगे इनके अमरचंद मंगलदास इनके थ्रू। तो आप आने वाले समय देख सकते हो कंपनी इंश्योरेंस के बिजनेस में बड़ा धमाका करने की तैयारी है। तो कंपनी को लगता है कि अभी भी इंडिया की जो आबादी है उसमें बहुत बड़ी आबादी, यानी कह सकते हैं कि 70% लोग इंश्योरेंस नहीं लेते और इसके पीछे वजह इनकी कॉस्ट जो काफ़ी बड़ी रहती है या फिर उनको अवेयरनेस भी नहीं होता है। तो कंपनी उनका अवेयरनेस भी बढ़ाएगी और उनको जो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उसको कम करेगी। यहाँ पर भी गेम चेंज करने को तैयार है, इंश्योरेंस सेगमेंट में भी आग लगाने को तैयार है जियो फाइनेंशियल। तो अलायंस ग्रुप इनके साथ मिल चुका है जिसके पास बहुत सारा अनुभव है, दोनों मिलके इस सेक्टर में कुछ बड़ा करने को तैयार है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, देख सकते हो कि रिलायंस जियो आईपीओ है वो देर हो सकता है। जैसे कि खबरें निकल के आ कि मई में आईपीओ आ जाएगा, ऐसा अब लग नहीं रहा है। तो 37,500 करोड़ का ये जो मेगा आईपीओ आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, उसको लेकर बदलाव किया गया है। फिलहाल आईपीओ डिले हो सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों और जियो की एंट्री का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। फिच ग्रुप की क्रेडिट साइट्स जो एजेंसी है उसने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। तो इस समय जो पश्चिमी एशिया में जारी जो राजनीतिक तनाव है, जिसमें देख सकते हो कि ये इजराइल ईरान और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर मामला तनाव में है और लिस्टिंग है थोड़ा सा लेट करने की संभावना बन रही है। तो
अब जो लिस्टिंग है जियो प्लेटफॉर्म की वो वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही तक खींच सकती है, यानी आने वाले कम से कम 1 साल और आगे डिले हो सकता है ये बड़ा आईपीओ। पहले चर्चा थी कि ये मेगा आईपीओ इसी साल मई तक दस्तक दे सकता है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों ने समीकरण पूरा बदल दिया है और कंपनी ने फैसला किया कि ऐसे वातावरण में आईपीओ नहीं लाना चाहिए। तो बाजार में चर्चा है कि रिलायंस अपनी डिजिटल इकाई जियो में 2.5 से लेकर 3% की हिस्सेदारी बेचकर 4 अरब डॉलर यानी करीब 37,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। वर्तमान में रिलायंस जियो में 67% की जो हिस्सेदारी है, इसमें आप देखिए इस आईपीओ के साथ में जो मिलने वाली रकम है उसका इस्तेमाल कर्ज को चुकाया जाएगा और भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट के लिए कैपेक्स तैयार किया जाएगा, जिससे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के खिलाफ जियो की स्थिति और मजबूत होगी और वो और टक्कर दे पाएंगे। तो काफ़ी बड़ा फंड रेज करने की तैयारी थी, लेकिन ये मामला अब थोड़ा डिले होगा। तो क्रेडिट साइट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2027 में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपए कर सकती है, जो पिछले साल 1.3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा और ये भारी भरकम निवेश मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो कच्छ में 150 मेगावाट का गीगावाट के सौर और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है उसमें काम जारी है, उसके लिए कंपनी खर्च करेगी। डेटा सेंटर्स जो पुल आने अगले कुछ तिमाही में डेटा सेंटर बिजनेस को लेकर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और पेट्रोकेमिकल विस्तार जिसमें अपनी क्षमता और बढ़ाने के लिए निवेश कंपनी करी, तो यहाँ पे पैसे लगाए जा सकते हैं कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बताए गए 300 अरब डॉलर के ऐतिहासिक सौदे पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। क्रेडिट साइज का कहना है कि रिलायंस द्वारा अगले 20 वर्षों में अमेरिकी सेल ऑयल और रिफाइंड उत्पादों की खरीद की कुल वैल्यू है। रिलायंस वास्तविक निवेश कैपेक्स इससे काफ़ी कम यानी करीब 1 अरब डॉलर यानी 9,400 करोड़ रुपये से भी कम करने का अनुमान है, यानी उतना बड़ा निवेश वो नहीं करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री इसमें एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ नए वित्त वर्ष में प्रवेश कर रही है। भले ही जियो का आईपीओ कुछ महीने के लिए टल जाए, लेकिन न्यू एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर में कंपनी के भविष्य की ग्रोथ को रफ्तार देने की बिल्कुल तैयारी है। तो कुल मिला के आईपीओ के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन कंपनी का बिजनेस जियो फाइनेंशियल हो या रिलायंस दोनों ही बेहतर लग रहे हैं। फिलहाल जियो फाइनेंशियल की बात हो अपने इंश्योरेंस एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही है। कंपनी अपना जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को लेकर जो अलायंस ग्रुप के साथ मिलकर रणनीति बना रहे और एक बड़ा धमाका करने की तैयारी। इसके अलावा जो लैंडिंग बिजनेस है जियो फाइनेंशियल का, उसमें एग्रेसिव रूप से वो ग्रोथ अपनी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, अपनी लोन बुक बढ़ा रहे, पर्सनल एंटरप्राइजेस लोन, पर्सनल लोन और दूसरे और लोन सेगमेंट में कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले समय होम लोन सेगमेंट में भी कंपनी काम करेगी। तो ये सेगमेंट सारे के सारे हैं जो आने वाले समय इनको बहुत बड़ी तेज़ी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से देखो कि डिजिटल मार्केट प्लेस में अपनी रेंज और बढ़ा है, जिसमें आप देखिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जिसमें लोन, इंश्योरेंस और डिजिटल गोल्ड जैसे सारे प्रोडक्ट ऐड किए जा रहे हैं और इसमें और भी नई सेवाएं ऐड की जाएगी। एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है ब्लैक रॉक के साथ मिलकर इस बिजनेस पे वो और आगे बढ़ेंगे। ये सारे के सारे बिजनेस आने वाले इसमें गेम चेंजर होंगे कंपनी के। अगर हम रिजल्ट की बात करें, इस बार रिजल्ट काफ़ी ठीक रहा है। इनकम 1019 करोड़ तक पहुँच गई है जो 901 करोड़ के आसपास दिसंबर में। टीआई को 13.17% अप रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 10.11% डाउन था। टोटल खर्च इस बार 421 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में ये 353 करोड़ के आसपास था। और इसके अलावा कंपनी का EBITDA 597 करोड़ के आसपास हो गया है मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर में 547 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो 272 करोड़ का बताया इस बार मार्च में, जो दिसंबर में 268 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है और इसमें देखो मार्जिन की भी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.70% है, जो पिछली बार 29.85% के आसपास था। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है। अभी शुरुआत हुई है, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये आंकड़े और सुंदर होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।